जहां भी देखो एक ही नाम सुनने को मिल रहा है। इन दिनों वक्फ बोर्ड काफी चर्चा में है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटालों के आरोप में ओखला से आम आदमी पार्टी आप के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है, जो आपने अभी जरूर देखा होगा। वीडियो में सारी डिटेल आपको बताई है। उधर तमिलनाडु के एक हिंदू बहुल गांव की करीब 90% जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जिससे 1500 साल पुराना एक मंदिर भी है वहां पे। सोचिए, दुनिया में इस्लाम के आने से पहले के मंदिर पर भी अब वक्फ अपनी मिल्कियत ने दावा कर दिया है। वक्फ बोर्ड की ऐसे ही विवादित गतिविधियों और उसे मिले विशेष अधिकार को गैर संवैधानिक बताते हुए वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर ये वक्फ बोर्ड है किस चिड़िया का नाम भैया, वह क्या करता है और उसके पास ऐसी कौन कौन सी अदृश्य शक्तियां हैं जो हमारे मंदिर की जगह को भी अपना बनाता है। तो आइए आज हम जानते हैं वक्फ बोर्ड के गठन से लेकर उनकी गतिविधियों तक एक एक बिंदु पर विस्तार से बात करते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर का बटन दबा दीजिए ताकि सबको पता चले। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे अधिक जमीन है, यानी वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन मालिक है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्डों के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं, जो 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली है। सेना के पास करीब 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां हैं, लेकिन रेलवे की चल अचल संपत्तियां करीब 12 लाख एकड़ में फैली है। अब जो आंकड़ा जानने वाले हैं वो अब आपको चौंका देगा। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। मतलब साफ है कि बीते 13 वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां दोगुनी से भी ज्यादा हो गई हैं। आप भी जानते हैं कि जमीन का विस्तार तो नहीं होता, वो अपने आप बड़ा नहीं होता, फिर वक्फ बोर्ड के हिस्से में जमीन का इतना बड़ा हिस्सा इतनी तेजी से कैसे जा रहा है। दरअसल वक्फ बोर्ड देश भर में जहां भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है, उसके आसपास की जमीन को भी अपनी संपत्ति स्वयं ही करार कर देता है। अवैध मजारों की, नई नई मस्जिदों की भी बाढ़ सी आ रही है दोस्तों। इन मजारों और आसपास की सारे जमीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा होता जाता है। क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है। तो वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। 1995 का कानून यह जरूर कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? जवाब ऊपर दिया जा चुका है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है, तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। कौन नहीं जानता है कि कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज होता ही नहीं है दोस्तों। इतने पुराने वक्त की बात है। वक्फ बोर्ड इसी का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि उसे कब्जा करना और कब्जा जमाने के लिए कोई कागज देना ही नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह बताते हैं कि 1947 में अंग्रेजों की अधीनता से स्वतंत्रता मिलने के साथ साथ भारत के बंटवारे से पाकिस्तान नया देश बना। तब जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई है। वो कहते हैं कि 1950 में हुए नेहरू लियाकत समझौते में तय हुआ था कि विस्थापित होने वालों का भारत और पाकिस्तान में अपनी अपनी संपत्तियों पर अधिकार बना रहेगा। वो अपनी संपत्तियां बेच सकेंगे। हालांकि पाकिस्तान में नेहरू लियाकत समझौते के अन्य प्रावधानों का जो हश्र हुआ, वही हश्र इसका भी हुआ है दोस्तों। वो आगे क्या कहते हैं ये जानना भी अब आपके लिए बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं की छोड़ी जमीनें, उनके मकानों, अन्य संपत्तियों पर वहां की सरकार या स्थानीय लोगों का कब्जा हो गया। लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यहां से पाकिस्तान गए मुसलमानों की संपत्तियों को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जो मालिकों द्वारा साथ ले जाने, बेच दिए जाने के बाद जो संपत्तियां बच गई, उन्हें वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया। चौंक गए ना आप?
और इतना ही नहीं, एनिमी प्रॉपर्टी अपवाद थी, उस पर सरकार का अधिकार हुआ। प्रदीप सिंह कहते हैं 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ, यहीं से भारत के इस्लामीकरण का एजेंडा भी शुरू हुआ दोस्तों। उन्होंने कहा दुनिया के किसी इस्लामी देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था नहीं है। जी हाँ, आप इसको ध्यान से सुनिए, देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई संस्था है ही नहीं। यह सिर्फ भारत में है जो इस्लामी नहीं धर्मनिरपेक्ष देश है। वर्ष 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। प्रदीप सिंह बताते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 3R के मुताबिक कोई संपत्ति किसी भी उद्देश्य के लिए मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक मतलब पवित्र, मजहबी मतलब धार्मिक या चैरिटेबल परोपकारी मान लिया जाए तो वह वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। वो ये भी बताते हैं कि वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि जमीन किसकी है ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड तय करेगा। दरअसल वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, जी हाँ, जो वक्फ बोर्ड ही नहीं उसका सर्वेयर भी है और वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं है। इस निर्धारण के 3 आधार होते हैं। अगर किसी ने पहली संपत्ति वक्फ के नाम कर दी, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है, फिर सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति होना साबित हुआ। बड़ी बात है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आपके उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। हालांकि राज्य की सरकार किस दल की है इस पर निर्भर करता है। अगर आपकी दिल्ली में संपत्ति हो और वक्फ बोर्ड का लाकर आपसे ये कह दे कि ये संपत्ति वक्फ की है तो आपका तो ऊपर वाला मालिक है। संभव है कि ट्राइब्यूनल में सभी के सभी मुस्लिम भी हो जाए। वैसे भी अक्सर सरकारों की कोशिश यही होती है कि ट्राइब्यूनल का गठन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों के साथ ही हो। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट बोर्ड है दोस्तों, 32। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कहना नहीं होगा कि किसी मुसलमान को ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बनाया जाता है। मोदी सरकार में जैसे मुख्तार अब्बास नकवी इस पद पर थे, उनके हटने के बाद से अब स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। वह पारसी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इस तरह सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष तो कभी कभार गैर मुस्लिम भी हो सकता है, लेकिन सारे सदस्य मुस्लिम ही होते हैं। यह कानून में सुनिश्चित किया गया है। जहां तक बात स्टेट वक्फ बोर्ड की हो, उससे भी सभी 7 सदस्य मुसलमान ही होते हैं। जरा सारे पॉइंट को आप ध्यान से सुन लीजिए कि आप कहां जाएंगे। वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ये भी बताते हैं कि वक्फ बोर्ड में एक वकील, एक विधायक, एक सांसद, एक टाउन प्लानर, एक IAS ऑफिसर, एक स्कॉलर और एक मुतवली होता है। वक्फ एक्ट कहता है कि ये सभी के सभी एक ही समुदाय से मतलब मुस्लिम होंगे। उपाध्याय जी कहते हैं बोर्ड किसी भी जमीन पर कह दे यह जमीन वक्फ की है तो उसके नोटिस के खिलाफ कोर्ट नहीं वक्फ ट्राइब्यूनल से गुहार लगानी होगी। सोचिए, जिस वक्फ बोर्ड ने गलत दावा किया उसके खिलाफ शिकायत की सुनवाई भी उसी के एक एक्सटेंडेड इंस्टीट्यूशन करेगा। और इतना ही नहीं, वो पूछते हैं कि अगर किसी को लगता है कि ट्राइब्यूनल पर तो संदेह नहीं किया जा सकता तो फिर इस तरह का कानून, इसी तरह का ट्राइब्यूनल गैर मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं है। तो हमारे उपाध्याय सर ये भी बताते हैं कि वक्फ बोर्ड किस जमीन पर नोटिस जारी करेगा इसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी जहां मर्जी है उस जमीन को वक्फ की संपत्ति बता दे। जिसकी जमीन है वो बेवजह परेशानी झेलना पड़ेगा। और वो आरोप लगाते हैं कि वक्फ इसका फायदा उठाकर
लगातार वसूली भी कर रहा है। उसे जिससे उगाही करनी होती है उसे धमकाता है कि उसके जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। डर के मारे वह व्यक्ति वक्फ अधिकारियों की जी हुजूरी कर रहा है, जी हुजूरी करने में लगता है और फिर मनमाने शर्त मानने को मजबूर होता है। इतना ही नहीं, वकील साहब का यह भी आरोप है कि वक्फ बोर्ड अपने असीमित अधिकारों के दुरुपयोग से गरीबों का धर्मांतरण भी करवा रहा है। वह आदिवासी इलाकों में लोगों की जमीन पर नोटिस देता है और जब व्यक्ति परेशान होता है तो उसे कहा जाता है कि अगर वह इस्लाम अपना ले तो उसका घर, उसका जमीन बच जाएगा। उनका दावा है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र जैसे कई ऐसे राज्यों से पिछड़े इलाकों में जहां लोग पर्याप्त शिक्षित नहीं हैं, वहां वक्फ एक्ट धर्मांतरण का औजार बन गया है। तमिलनाडु का ताजा मामला ही ले लीजिए। प्रदेश के त्रिची जिले से एक हिंदू बहुल गांव तिरुंचेथुरई के वक्फ बोर्ड ने अपनी मिल्कियत घोषित कर दी है। बोर्ड ने कहा कि इस गांव की पूरी जमीन वक्फ की है, जबकि उस गांव में सिर्फ और सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार हैं, जबकि हिंदू आबादी 95% है। दोस्तों, हैरत की बात तो यह है कि वहां के मंदिर पर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मंदिर 1500 वर्ष पुरानी है, यानी दुनिया में इस्लाम के आने से पहले से मंदिर वहां पर है। तमिलनाडु का यह मामला वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों और उसके दुरुपयोग का शानदार उदाहरण है दोस्तों। और आप सभी के लिए भी जो भाईचारा का पिपनी बजाते हैं उनके लिए भी उदाहरण है। मोदी सरकार में भी वक्फ को लेकर उदारता दिखाई गई। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नियम बनाया गया कि अगर वक्फ की जमीन पर स्कूल, अस्पताल आदि बनते हैं तो पूरा खर्च सरकार का होगा। यह तब हुआ था जब मुख्तार अब्बास नकवी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। एक तरफ सरकार मंदिरों से पैसे लेती है और दूसरी तरफ वक्फ को अनुदान देती है। सरकार मंदिर ट्रस्ट का निर्माण करती है, उसके लिए गैर हिंदुओं को भी ट्रस्ट में शामिल करने का प्रावधान है। यही नहीं, मंदिर परिसर में दुकानें खोलने की भी इजाजत गैर हिंदुओं को होती है। पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं कि भारत के इस्लामीकरण की प्रक्रिया भारत विभाजन के बाद ही शुरू हो गई। देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, पाकिस्तान बना धर्म के नाम पर। इस देश में रह रहे मुसलमानों की वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए एक अलग देश बन गया और उस देश का नाम पाकिस्तान दे दिया। हमारे ही देश के 2 टुकड़े करके एक नया पाकिस्तान मुसलमानों को रहने के लिए बनाया गया। और ऐतिहासिक तथ्य है दोस्तों, जिन लोगों ने मुस्लिम देश का एजेंडा चलाकर अपने देश की मांग की उनमें ज्यादातर भारत में ही रह गए। अश्विनी उपाध्याय ने इन्हीं आपत्तियों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हालांकि अब उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार भी लगाई है कि याचिका को इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा जाए और इस पे सुनवाई हो। तो कल ये भी हो सकता है कि आपके गांव का, शहर का कोई भी भूभाग पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड का हो जाए। हो तो ये भी सकता है कि आपका घर ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाए, क्योंकि सेक्युलर आइडेंटिटी इज जस्ट अ स्वीट फॉर्म ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी। सुनने में लगता होगा कि ये अजीब है, बहुत अजीब है, लेकिन यही सच है। कड़वा है लेकिन यही सच है। सेक्युलरिज्म के नाम पर जो नंगा नाच हो रहा है वो आप सभी को पता है। जब भी आप किसी ऐसे विषय पर मजहबी दलील सुनेंगे तो उसका दलील शुरू ही इस बात से होगा कि हमारी किताब ऐसा कहती है, हमारी किताब वैसा कहती है, इस्लाम में ये जायज है, इस्लाम में वो जायज है। वो ये मानकर चलते हैं कि देश संवैधानिक कायदों से नहीं उनके किताबों के फरमानों से चलेगा, देश संविधान से नहीं उनके सरिया कानून से चलेगा। ये सारी चीजें बहुत आम हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए कहती हूँ सेक्युलरिज्म इज जस्ट नथिंग बट जस्ट मॉडेस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम। और इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाए, वीडियो शेयर करके लोगों को समझा दें, अपने आने वाले कल को बचा लें, उतना आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके आने वाले कल के लिए अच्छा होगा। बाकी मेरा काम है आपको जागरूक करना, मेरा काम है आपको सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देना जो आसपास जो खबरें हो रही है, जो घटनाएं घट रही हैं, मेरा काम सिर्फ इतना आप तक पहुंचाना है। और आपका क्या कर्तव्य है आप भली भांति समझते हैं, तो फैसला आपका है। चैनल पे यूं ही बने रहे, सनातन परिवार को बड़ा करते रहें और अपना सपोर्ट देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।